अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर आफ़ियत हैं। अब मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम के फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने सवालात का अयादा इस हिस्से के तमाम सवालात को ख़त्म करते हुए आगाज़ किया था इस मश्क की नई मंजिल का, जिसका नाम था आला तसव्वुराती सवालात, और उसका पहला सवाल भी हल कर लिया था हमने। इसी सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और आज के लेक्चर में 5 सवालात यानी कि 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 और 14.6 को हल करना सीखेंगे। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के इन तमाम सवालात में क्या कुछ छुपा है हमारे सीखने के लिए, इन तमाम सवालात को सीखने के लिए, समझने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, जैसा कि आपको मालूम है कि हम कर रहे हैं अपनी मश्क के आला तसव्वुराती सवालात को हल, और आज हम आगाज़ करेंगे सवाल नंबर 14.2 से। सवाल बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। सवाल में पूछा ये जा रहा है कि सेल और बैटरी के दरमियान क्या फ़र्क है। अब अगर आपको याद हो तो लेक्चर में मैं जब भी एक अदद बैटरी लगाया करता था कोई पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए, तो हम उसे बैटरी का नाम देते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेल में हमने ये पढ़ा था कि सेल एक ऐसा आला है कि जो केमिकल एनर्जी को तब्दील कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरी भी तो यही करती है कि बैटरी की ईएमएफ अपनी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है किसी एक चार्ज को। तो अब इनमें फ़र्क क्या हुआ? इनमें फ़र्क ये होता है कि अगर सर्किट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ लगी हुई है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है, उसे सेल कहेंगे। और अगर सेल को सीरीज़ या पैरेलल तरीके से मिला के जोड़ा जाए, यानी एक से ज़्यादा सेल्स हों और उन्हें सीरीज़ या पैरेलल तरीके से मिला के जोड़ा जाए, तो अब वो सेल ना कहलाएंगे बल्कि अब वो बैटरी कहलाएंगे। यानी एक हो तो सेल, एक से ज़्यादा हों तो वो बैटरी कहलाएगी। तो सिर्फ यही एक फ़र्क है सेल और बैटरी में। तो चलें क्यों ना हम ये फ़र्क लिख लें। यहाँ पे हेडिंग देंगे सेल की और यहाँ पे हेडिंग देंगे बैटरी की। अब हमने ये कहा है कि सेल क्या करता है जी? सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है। अब हम ये कह रहे हैं कि एक चीज़ को सेल कहेंगे अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। इसका मतलब है यहाँ पे एक जोड़ा होगा किसका जी? इलेक्ट्रोड्स का। यानी एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। अब अगर बैटरी की जानिब आएं, बैटरी में हम ये कह रहे हैं कि अगर एक या एक से ज़्यादा सेल्स को पैरेलल या सीरीज तरीके में जोड़ा जाए, फिर उसे सेल नहीं कहेंगे बल्कि बैटरी कहेंगे। तो यहाँ से हम बैटरी की तारीफ लिखेंगे कि एक से ज़्यादा सेल्स को सीरीज या पैरेलल तरीके से जोड़ा जाए तो उसे बैटरी कहते हैं। तो ये आ गई हमारे पास बैटरी की तारीफ। अब चूंकि यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा सेल्स हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पाए जाने वाले इलेक्ट्रोड्स वो भी ज़्यादा होंगे एक से। वो 2 एनोड 2 कैथोड हो सकते हैं, 3 कैथोड 3 एनोड हो सकते हैं, वो 4 कैथोड 4 एनोड हो सकते हैं। यानी जब भी आप इलेक्ट्रोड का जिक्र करेंगे वो एक से ज़्यादा जोड़ा पाया जाएगा। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोड्स
ये हमेशा एक से ज़्यादा होंगे, या दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यही फ़र्क है सेल और बैटरी में। एक लगा होगा सर्किट के अंदर जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करेगा, उसे सेल कहेंगे। और अगर सेल्स के मजमूआ हो, सेल को अगर पैरेलल या सीरीज तरीके से जोड़ दिया जाए तो उसे हम नाम देंगे बैटरी का। तो ये उम्मीद करता हूँ कि सवाल 14.2 आपको समझ आ गया होगा। चलें बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। सवाल ये भी अहम है क्योंकि आपने इसमें अपने सीखे गए तसव्वुरात का इतलाक करना है। सवाल क्या है जी? सवाल कह रहा है कि क्या एक सर्किट में करंट मुमकिन पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर बह सकता है? हमने देखा था कि कंडक्टर उसमें मौजूद हैं पॉजिटिव चार्जेस भी और नेगेटिव यानी कि आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स भी। अब ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, किस तरह से कंडक्टर के अंदर कहानी चल रही है, उसके लिए हम क्यों ना एक अदद कंडक्टर बना दें। हम जब एक कंडक्टर बनाएंगे तो फ़र्ज़ करें ये कंडक्टर का आ गया मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इस कंडक्टर के अंदर मौजूद हैं बहुत सारे एटम्स के जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कुछ इस तरह से। ये मुख्तलिफ जगहों पे बिखरे हुए हैं और इन्हीं के दरमियान मौजूद है बहुत ज़्यादा आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से। अब ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन हैं, आज़ाद हैं, तो इसका मतलब है ये इस कंडक्टर के अंदर अपनी मोशन जारी रखे हुए होंगे, लेकिन इनकी मोशन का एक नुमायाँ पहलू ये है कि ये बड़ी बेतरतीबी के साथ मोशन कर रहे होंगे। कोई ऊपर की जानिब, कोई नीचे की जानिब, कोई दाईं जानिब, कोई बाईं जानिब मूव कर रहा होगा, फिर कोई इस जानिब मूव कर रहा होगा, कोई इस जानिब मूव कर रहा होगा। तो इस तरह से ये सारे के सारे बेतरतीब मोशन कर रहे होंगे। इनके अंदर की जो हरकत होगी बहुत ही बेतरतीब होगी। अब जब इनको मजमूई तौर पे मिला के देखा जाएगा तो ये जो ऊपर जा रहा है ये नीचे जाने वाले नेगेटिव चार्ज की हरकत को ज़ाया कर देगा, ज़ायल कर देगा। ये जो बाएं साइड पे जा रहा है ये दाएं साइड पे हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन के असर को ज़ायल कर देगा, और ये जो इस जानिब जा रहा है ये इस जानिब हरकत करते हुए नेगेटिव चार्ज यानी कि आज़ाद इलेक्ट्रॉन की हरकत को ज़ायल कर देगा। तो अब मजमूई तौर पे हम कहेंगे कि यहाँ पे चार्जेस की जो मोशन है वो ज़ीरो है, चार्जेस का बहाव ज़ीरो है। और अगर चार्जेस का बहाव ज़ीरो तो करंट क्या हो गया? करंट हम यही तो कहते हैं कि चार्जेस के बहाव को करंट कहते हैं, चार्जेस के बहाव की शरह को करंट कहते हैं। तो जब चार्जेस का बहाव ही नहीं है तो करंट क्यों कर होगा? तो अगर मैं इस कंडक्टर को जोड़ दूं एक अदद बैटरी के साथ कुछ इस तरह से, तो अब जैसे ही मैंने इसे बैटरी के साथ जोड़ा तो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस ने कंडक्टर के दोनों सिरों पे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दिया। जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा उस पे हाई पोटेंशियल आ जाएगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा उस पे कम पोटेंशियल आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स सबको एक सिमत मिल जाएगी और सारे के सारे एक पर्टिकुलर एक मखसूस सिमत में मोशन करेंगे, और वो होगी कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके की जानिब मोशन। अब देखें यहाँ पे चार्जेस का बहाव आ गया तो अब करंट होगा। हम कहेंगे कि अगर किसी एक सर्किट में करंट मुमकिना पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर नहीं बह सकता, अगर तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में कंडक्टर के अंदर करंट बहेगा। ना होगा पोटेंशियल डिफरेंस तो कंडक्टर के अंदर मौजूद आज़ाद इलेक्ट्रॉन बेतरतीबी के साथ हरकत करते रहेंगे, जिससे वो एक दूसरे के मजमुई असर को ज़ायल कर देंगे, जिससे करंट की मिकदार ज़ीरो हो जाएगी। चलें क्यों ना हम इसे लिख दें। हम कहेंगे जी नहीं, एक सर्किट पे करंट मुमकिना पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर नहीं बह सकता, क्योंकि इस सूरत में कंडक्टर में मौजूद
आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स बेतरतीब हरकत कर रहे होते हैं, जिससे ये मजमुई असर को ज़ायल कर देते हैं, जिससे करंट की मिकदार ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने इस सवाल का जवाब लिखेंगे और साथ ही साथ डायग्राम बना के उसको थोड़ी सी वजाहत भी कर देंगे। अच्छा, इस बात को हम ओहम के कानून के मुताबिक भी साबित कर सकते हैं। ओहम का कानून कहता था V बराबर है IR के। अब हमें चूंकि करंट मालूम करना है तो करंट के लिए हम फार्मूला लिख देंगे कुछ इस तरह से। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो V अगर ज़ीरो हो तो चलें देखते हैं करंट की क्या मिकदार हासिल होगी। देखें करंट कितना आया, I बराबर है ज़ीरो। तो इसका मतलब है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है तब तक सर्किट में बहने वाले करंट की मिकदार भी ज़ीरो होगी। तो इस तरह से आप इसका हिसाबी सबूत भी देंगे, इस तरह से भी दलील देंगे और ये डायग्राम बना के भी दलील देंगे, इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देंगे ये अल्फाज का सहारा लेके। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सवालात आपको समझ आए होंगे। आइए चलते हैं अपने आज के लेक्चर के अगले सवालात की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालबात, ये रहा आज के लेक्चर का तीसरा सवाल, जिसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि एक जिस्म के दो पॉइंट्स मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर हैं, यानी उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है। क्या इनके दरमियान चार्ज का बहाव ज़रूरी होता है? ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जो कि अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, जिस पे हम बहस करके आए हैं। हमने कहा है कि लाजमी तौर पे जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह बहेंगे, यानी कि उस कंडक्टर में से करंट बहेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं कि जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस होने के बावजूद करंट नहीं बहेगा, यानी चार्जेस का बहाव नहीं होगा। फर्ज करें कि मेरे पास इस जगह पे हाई पोटेंशियल आ चुका है और इस जगह पे लो पोटेंशियल आ चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक चार्ज रखूँगा तो चार्ज क्या करेगा, चार्ज इस हाई पोटेंशियल वाले इलाके से फौरी तौर पे हिजरत करके आएगा कम पोटेंशियल वाले इलाके की जानिब, यानी कि चार्ज का बहाव हो गया। लेकिन ऐसा तब होगा जब इस जगह के ऊपर कोई ना कोई कंडक्टर होगा, यानी अगर कंडक्टर के सिरों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो वहाँ पे चार्ज बहेंगे भी और चार्ज के बहने की वजह से करंट भी बहेगा। लेकिन अगर सूरत हाल इस तरह की हो कि यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल वाला इलाका है और इसके बिल्कुल बरअक्स दूसरी साइड पे कम पोटेंशियल वाला इलाका है, और अगर मैं चार्ज इस जगह पे रख दूं लेकिन फिर भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करेगा। क्यों हरकत नहीं करेगा? क्योंकि मैंने दरमियान में रख छोड़ा है एक अदद इंसुलेटर। आप जानते हैं कि वो चार्जेस को बहने नहीं देते। चार्जेस नहीं बहेंगे तो करंट नहीं बहेगा। तो हम कहेंगे ज़रूरी है अगर वो कंडक्टर हो, और अगर इंसुलेटर है तो वहाँ से चार्जेस बह ही नहीं सकते, क्योंकि इंसुलेटर की तारीफ ही ऐसी है कि यहाँ पे चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह नहीं बह सकते। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि जी हाँ, अगर एक कंडक्टर के दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है तो चार्जेस लाजमी तौर पर एक सिरे से दूसरे
सिरे तक बह जाएंगे। लेकिन इंसुलेटर की सूरत में ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आप तस्वीर के दोनों रुख देखेंगे, अगर तो कंडक्टर की बात करेंगे तो आप कहेंगे जी हाँ ऐसा मुमकिन है, लेकिन अगर इंसुलेटर हो तो ऐसा मुमकिन नहीं हो जाएगा, ये चीज़ बिल्कुल नामुमकिन है। तो इसी तरह से आप डायग्राम भी बना देंगे और ये जवाब भी लिख देंगे लफ्ज़ों की सूरत में। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ आ गया है। आइए चलें बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालबात, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का चौथा सवाल, जिसमें पूछा ये जा रहा है कि एक सर्किट में करंट की मिकदार जानने के लिए एमीटर को हमेशा सीरीज़ तरीके से ही क्यों जोड़ा जाता है। आप जानते हैं कि जब भी हमें किसी भी सर्किट में से अगर करंट की मिकदार को मालूम करना है तो हम एमीटर को हमेशा सीरीज़ में जोड़ते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास कोई एक अदद कंडक्टर है कि जहाँ से एक अदद करंट यहाँ से बह रहा है। अगर मुझे इसके गिर्द मालूम करना है कि कितना करंट इसके अंदर से बह के जा रहा है, तो उसके लिए मैंने जो एमीटर लगाना होता है वो इस तरह से लगाना होता है कि एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। अब अगर मैं देखूं, मैं जानता हूं कि सीरीज़ के अंदर जो चार्ज निकलेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो इस वायर में से होता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में से गुजरेगा। अब हम ये भी जानते हैं कि सीरीज़ तरीके में जो करंट होता है ये हमेशा एक जैसा रहता है, ये तब्दील नहीं होता। अब अगर मैं चाहता हूं कि किसी सर्किट में करंट की मिकदार सही तौर पर बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से पैमाइश कर सकूं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एमीटर सीरीज़ में ही लगाना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें कि मैं एमीटर सीरीज़ की बजाय यहाँ पे लगा दूं पैरेलल तरीके में, तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स ये होगा कि इस सर्किट में से बहने वाला करंट कुछ इस जगह से निकल जाएगा और कुछ करंट इस एमीटर में जा सकेगा। अब चूंकि करंट तकसीम हो गया है, तो ये बहुत ही गलत तरीका है कि हम एमीटर को पैरेलल में लगाएं। तो ये तरीका तो कभी भी चूज़ नहीं किया जाता, हमेशा एमीटर को सीरीज़ में लगाया जाता है ताकि बहने वाले करंट को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता मुयस्सर हो। और चूंकि सीरीज़ में हमारे पास करंट को एक ही रास्ता मुयस्सर होता है, तो सारे का सारा करंट इस एमीटर में से बह सकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे करंट की मिकदार बिल्कुल सही तरीके से की जा सकेगी। चलिए अल्फाज की सूरत में हम ये लिखेंगे, ताकि करंट के गुजरने के लिए एक ही रास्ता मुयस्सर हो और तमाम करंट एमीटर से गुजरे, ताकि करंट की सही पैमाइश की जा सके। आप इसका जवाब पूरा लिखेंगे कि एक सर्किट में करंट की मिकदार जानने के लिए एमीटर को सीरीज तरीके में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि करंट के गुजरने के लिए एक ही रास्ता मुयस्सर हो और तमाम करंट एमीटर से गुजरे, ताकि करंट की सही पैमाइश की जा सके। और साथ ही आप नीचे ये डायग्राम बना देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आसान सा सवाल आपको समझ आ गया होगा। तो चले मज़ीद एक कदम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि 14.6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालबात, ये रहा आज के लेक्चर का 5वां और वैसे ये आला तसव्वुराती सवालात वाले हिस्से का 6ठा सवाल है। इस सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि एक सर्किट में वोल्टेज की मिकदार मालूम करने के लिए वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल तरीके से ही क्यों जोड़ा जाता है, वजाहत करें। चलिए दोबारा से एक सर्किट बनाते हैं। इस सर्किट में फ़र्ज़ करें इस जगह पे
कोई लोड लगा हुआ है, लोड का मतलब है कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगी हुई है जिसके अंदर से करंट का बहाव हो रहा है, चार्जेस का बहाव हो रहा है। अब जैसे ही मैं सर्किट को मुकम्मल करूँगा तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस सर्किट में कोई ना कोई करंट बहना शुरू कर देगा। अब करंट तो मेजर कर सकते हैं हम लोग एमीटर से, वो हमने पिछले सवाल में देख लिया। अब अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाह रहा हूँ कि इस कंडक्टर के सिरों के दरमियान या कोई और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाई है उसके सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वो मैं हमेशा पैरेलल तरीके में लगाना पड़ता है वोल्टमीटर को। अब वोल्टमीटर पैरेलल तरीके में लगाने का फ़ायदा क्या है? पैरेलल तरीके में आप तो एक जानते हैं कि जो भी अप्लायंस पैरेलल तरीके से लगाई जाएगी उसका बराह रास्त राब्ता होता है इस बैटरी के साथ। यानी कि वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बराह रास्त जुड़ा हुआ है, और इसी तरह से वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का होगा वो सारे का सारा इसको भी मिल जाएगा। और दूसरी ये बात कि हमने चूंकि कंडक्टर के सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, इस वजह से हमें पैरेलल तरीके में लगाना पड़ता है। दूसरी ये बात, हम ये जानते हैं कि वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा रखी जाती है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि अब चार्जेस जो आएंगे इनके पास दूसरा रास्ता भी है कि ऊपर को चले जाए, लेकिन अब ऊपर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो ऊपर जाने से गुरेज करेंगे और सीधा गुजर जाएंगे सर्किट के अंदर से। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट ऊपर नहीं जाएगा तो वोल्ट मीटर के अंदर कोई दूसरी कीमत नहीं आएगी जो कि वोल्टेज की कीमत को डिस्टर्ब कर सके। तो इस वजह से हम किसी भी सर्किट में वोल्टेज की मिकदार मालूम करने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि एक सर्किट में वोल्टेज की मिकदार मालूम करने के लिए वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल तरीके से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि अप्लायंसेस के पैरेलल जोड़ में वोल्टेज की मिकदार एक जैसी होती है। इस तरह सर्किट को मुहैया करदा वोल्टेज की सही पैमाइश हो सकती है या सही पैमाइश होती है। तो इस तरह से आप एक तो इसकी लफ्ज़ी वजाहत करेंगे, नंबर 2 इसको डायग्राम की सूरत में भी बता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, आप सीख चुके हैं मज़ीद 5 आला तसव्वुराती सवालात को हल करना, और ये भी देख चुके हैं कि इनके जवाबात आपने किस तरह से लिखने हैं। आपने इनके कॉन्सेप्ट भी सीख लिए और इनको अल्फाज में लिखना भी सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में समझाए गए 14.2 से 14.6 सवालात आपको समझ भी आ गए हैं, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके नोट्स भी बना लिए हैं। मज़ीद सफ़र को जारी रखेंगे लेकिन अपने आइंदा वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।